बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए शहाबनामा की अगली किस्त की जानिब बढ़ते हैं। वो उन्हीं के साथ लटक झटक कर बैठते थे और उन्हीं के साथ झूल झाल कर उठते थे। इस सेठ के पास 3 बंदूकों और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस था। 3 में से 2 बंदूकें गायब थीं। नंबरों का जायज़ा लेने से मुनकशिफ हुआ कि यही वो 2 बंदूकें थीं जो सत्यनारायण पांडे के 2 साथियों से हमने उसी रोज़ अपने कब्ज़ा में ली थीं। मैंने ज़रा सख्त लहजे में सेठ साहब से पूछा कि उन्होंने अपनी 2 बंदूकें गैर कानूनी तौर पर सत्यनारायण पांडे को किस मकसद के लिए दी हैं। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय सेठ साहब गंदम के बोरे की तरह टेढ़े होकर लुढ़के और थप से ज़मीन पर चकड़ा मारकर बैठ गए। अब उसने मुंह में घुंघनियाँ डालकर बला की चुप साध ली और मेरे पै दर पै सवालों के जवाब में गुमसुम बैठा फ़कत अपनी गोल गोल आंखें घुमाता रहा। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि वो सेठ के ख़िलाफ़ आर्म्स एक्ट की मुनासिब दफ़ा के तहत फ़ौरन बाज़ाब्ता रिपोर्ट दर्ज करे। ये सुनते ही सेठ की बीवी ने वावेला मचा दिया और अपनी जंजीर के साथ झूल झाल कर खड़ा होने की सरतोड़ कोशिश में लग गई। इस सारी कदोकाविश के बाद मेरे पास अब नथा नगर की असली सूरत हाल के मुतल्लिक़ काफ़ी कराइनी शहादत जमा हो गई थी। चुनाचे मैंने बड़ी मेहनत से कलेक्टर के लिए एक मुफस्सल और मुदल्लल रिपोर्ट लिखी कि नथा नगर में अनकरीब हिंदू मुस्लिम फ़साद का शदीद ख़तरा है। फ़साद का मनसूबा एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा नज़र आता है जिसका सरगना कुमार इंदर देव नारायण सिंह का सेक्रेटरी सत्यनारायण पांडे है। इस मकसद के लिए सेठ बद्री प्रसाद झंझनिया ने गालिबन कुमार इंदर देव नारायण सिंह को कुछ माली इमदाद भी दी है। बज़ाहिर इस फ़साद का मकसद ये नज़र आता है कि हिंदू किसानों की हालिया एजिटेशन का रुख सेठ झंझनिया की सिल्क फैक्ट्री से मोड़कर मुसलमानों की लूट मार की तरफ फेर दिया जाए। नथा नगर के मुसलमान बड़ी बेबसी से ये नोश्ता दीवार पढ़ रहे हैं। उनकी अक्सरियत बेहद खौफजदा है। कुछ मुसलमानों ने इन ख़तरात के पेश नज़र अपनी मस्तूरात और बच्चों को दूसरे महफूज मकामात पर भेज दिया है। नथा नगर में बगैर किसी ज़ाहरी वजह के अचानक बहुत से ख़तरनाक किस्म के गुंडों का जमघटा नमूदार हो गया है। उनकी कुछ टोलियों ने नशे में धुत होकर नमाज तरावी के दौरान चंद मस्जिदों के करीब ढोल बजाने और गुल गुपाड़ा मचाने का वतीरा भी इख्तियार कर रखा है। नथा नगर के हिंदू लाइसेंस होल्डरों की 7 बंदूकें और 2 रिवाल्वर उनकी तहवील से गायब हैं। इनमें से 2 बंदूकें ऐसे मशकूक करदारों से बरामद हुई हैं जो नारायण पांडे की क़यादत में तेज़ तेज़ कदम कहीं जा रहे थे। इससे ये शुबा होता है कि कहीं बाकी का लापता असला भी नारायण पांडे के ज़रिए शरपसंद नासर में तकसीम ना हो गया हो। मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर और उसका अमला नथा नगर की सारी सूरत हाल से हैरत अंगेज़ हद तक लाताल्लुक़ और गैर मुतासिर है। इनकी इस रवैये की वजह उनकी नाअहली और बेहिसी नहीं हो सकती क्योंकि ये सब बड़े होशियार और मुस्ताद कारकुन हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इल्ज़ाम लगाना भी मुश्किल है कि साजिशी अनासर के साथ उनकी किसी किस्म की सांठ गांठ है। इन सब कवायद के मद्देनज़र मैंने कलेक्टर की खिदमत में इस्तदा की कि मंदरजा झैल इक़दामात को फ़ौरी तौर पर बरूएकार लाया जाए। नंबर 1, नथा नगर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाए। नंबर 2, नथा नगर के तमाम लाइसेंस होल्डरों का असला फ़ौरन थाने में जमा कर लिया जाए। नंबर 3, कुछ अर्सा के लिए कमांडर देविंदर नारायण और सत्यनारायण पांडे का नथा नगर में दाखिला ममनू करार दिया जाए। नंबर 4, दरभंगा और बरोदान और मुंगीर की तरफ से आने वाले लाठियालियों के जत्थों को मुंतशिर करके नथा नगर से बाहर भेज दिया जाए। मुकामी पुलिस की इमदाद के लिए माउंटेड मिलिट्री पुलिस का एक दस्ता फ़ौरी तौर पर नथा नगर के थाने में तैनात कर दिया जाए। मेरा गुमान था कि मेरी रिपोर्ट पाते ही कलेक्टर मेरी मामला फहमी और नब्ज़ शनासी की दाद देगा और मेरी सिफारिशात को बगैर कंजोकाओ कबूल करके उन पर फ़ौरन अमल दरामद शुरू कर देगा। लेकिन सारा दिन गुजर गया और किसी के कान पर जूं तक रेंगने के आसार नमूदार ना हुए। शाम गए एक चपड़ासी मेरे पास आया और पैगाम दिया कि कमिश्नर साहब अपने बंगले पर सलाम बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसरों ने अपने मातहत को अपने पास तलब करना हो तो चपड़ासियों के हाथ सलाम ही भिजवाया जाता है। मैं वालेकुम सलाम करने कमिश्नर के यहाँ पहुँचा तो वहाँ कलेक्टर, DIG और SP भी मौजूद थे। चारों के मुंह किसी कदर फूले हुए थे। मुझे देखते ही कमिश्नर ने मेरी रिपोर्ट के कागज़ ज़ोर से मेज़ पर पटके और गुस्से से कहा, हमने तुम्हारे सपुर्द एक नहायत मामूली और छोटी सी इंक्वायरी की थी, लेकिन न जाने तुम किस नोयत के फरेब ख्याल में मुब्तला होकर इस रिपोर्ट में खामखा राय का पर्वत बना लाए हो। DIG ने ज़्यादा साफ़गोई से काम लिया और कहा, अगर ये रिपोर्ट मरीज़ाना जहन की पैदावार है। जिस शख्स के अपने जहन में फ़िरका वाराना तासुब समाया हुआ हो, उसे हर जगह मुसलमान हर वक्त ख़तरे में घिरे हुए नज़र आते हैं। SP ने फरमाया कि नथा नगर की पुलिस पर बेएतमादी का इजहार करके मैंने उसकी तौहीन की है, जिस पर मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। कलेक्टर मिस्टर परेडो अलबत्ता खामोश रहे।
सर, मैंने कमिश्नर साहब को मुखातिब करके कहा, नथन नगर की जो हकीकी सूरत हाल है उसका नक्शा मैंने बेकमोकास्त आपके सामने रख दिया है। अब उस पर संजीदगी से गौर करना आपका काम है। इस बात पर कमिश्नर गुस्से में आकर आपे से बाहिर हो गया और गरज कर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? हम सिर्फ मस्करों का झुंड हैं और तुम्हारी बईदजकार रिपोर्ट के रत्बो जाबिज पर संजीदगी से गौर करने की अहलियत नहीं रखते। कमिश्नर ने मेरी रिपोर्ट मेरी तरफ फेंकी और कहा, ये नादर दस्तावेज़ तुम्हारी अपनी तहवील में ही रहे तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता इसे फ़ाइल में लगाकर तुम्हें सारे दफ्तर का निशाना तहज़ीक बनने दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुझे नथा नगर के चार्ज से सुबकदोश कर दिया। इस मीटिंग से फारिग होकर जब मैं उठने लगा तो कमिश्नर ने पुकार कर कहा, और हाँ, कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह के साथ खामखा उलझने की ज़रूरत नहीं है। राय बहादुर बद्री प्रसाद झंझनिया को हरासा करने की भी कोई वजह नहीं है। उन दोनों के साथ नॉर्मल ताल्लुकात रखना ही मुनासिब होगा। मैंने अपनी रिपोर्ट चुपके से जेब में डाली और पिटे पिटाए कुत्ते की तरह दुम दबाकर कमिश्नर की कोठी से बाहर चला आया। क्लब तक पहुँचते पहुँचते मेरे वजूद में खुद एतमादी के सारे अंडे टूट फूट कर चिकना चूर हो गए। ख़ास तौर पर कमिश्नर और कलेक्टर बड़े पढ़े लिखे आलम फाजल जहांदीदा तजर्बाकार और मुनसिफ मिजाज अफसरान थे। उनके रद्दमल के पेश नज़र मुझे रह रहकर अपने मुशाहिदे की कोताही, अपने फ़हम की कजी और नज़्म नस्क के मामले में अपनी शदीद नाअहली और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अंदर ही अंदर मलामत और खजालत के पैदार पे हरेलू ने मुझे कुछ ऐसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया कि एक रोज़ तक मैं क्लब में किसी से आंखें चार करने की हिम्मत न कर सका। भागलपुर क्लब एक नहायत वसी और रीज़ खुले मैदान में वाक़या था। तुलुए आफ्ताब से कबल ही इसमें अनवाओ इकसाम की रौनक लग जाती थी। एक हिस्से में शहर के नौजवान जिस्मानी वर्जिशों के करतब दिखाते थे, दूसरी तरफ भारी भरकम लाले और लालियाँ वज़न घटाने और भूख बढ़ाने के जतन करते थे। एक कोहना साल पीपल के खोखले तने में शोजी महाराज की मूर्ति नस्ब थी। अकीदतमंद सुबह सवेरे उस पर सिंदूर, मक्खन, फूल और हलवा पूरी के चढ़ावे बड़ी फरावानी से चढ़ाया करते थे। एक जटाधारी मेहनत बड़ी पाबंदी के साथ इन चढ़ावों को समेट लेता था और फिर मूर्ति के सामने बैठकर पाठ आरंभ कर देता था। इसके साथ औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों का एक गिरोह भी आंखें बंद करके पूजा में मुस्तगरिक हो जाता था। फिर कहीं दूर पीछे घोड़ों के टापों की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। जूं जूं ये आवाज़ करीब आती थी, इस माहौल की आबूदियत का तिलिस्म टूटने लगता था। जटाधारी मेहनत के अलावा इस के पास बैठे बहुत से पुजारियों की महवियत में भी घोड़े के टापों की आवाज़ बड़ी शिद्दत से खलल अंदाज होने लगती थी। जब यह आवाज़ पीपल के ऐन करीब पहुँच जाती थी तो मेहनत, जो देर से कनखियों से दूर से आते हुए घोड़ों और उनके सवारों का जायज़ा ले रहा होता था, यकायक हरिओम हरिओम कहते हुए आंखें खोलकर और आसन बदलकर बैठ जाता था। कई दूसरे पुजारी भी गर्दनें मोड़ मोड़ कर इबादत का हक अदा करते थे और आंखें फाड़ फाड़ कर इन अरबी नस्ल घोड़ों का नज़ारा करने लगते थे, जिन पर रानो और टोनो हर सुबह अपनी मॉर्निंग राइड के लिए निकला करती थी। रानो ने सुर्ख काटरे की पतलून और जर्द रंग का जंपर पहना हुआ होता था और अपनी पेच दर पेच जुल्फ़ों को समेटकर सब्ज़ रेशम के स्कार्फ में बर्मियों की तरह बड़ी स्मार्ट गिरा बांध लेती थी। टोनो बर्जिस और चेकदार राइडिंग कोट पहनती थी। उसके सर पर कासनी मखमल की गोल टोपी होती थी, जिसके नीचे से उसके सरकश बालों की लटें पोलियों की तरह उसके गालों को डसती रहती थीं। उनके घोड़े एक साथ मस्ताना चाल से भागते थे और उनके ज़ेरोबम के साथ फ़ज़ा में तरह तरह के रंगीन गुब्बारे बनते और बिखरते थे। जब वो पीपल के दरख्त के पास से गुजर जाती तो जटाधारी मेहनत दोबारा आंखें बंद करके बैठ जाता और दूसरे पुजारी भी सर झुकाकर असरेनो ध्यान में मशगूल हो जाते थे। पुजारियों की आंखों में नूर और दिल में सरूर पैदा करने के बाद रानो और टोनो क्लब में मेरे कमरे की खिड़की के पास रुकती थीं और चंद लम्हे खुशगपियाँ करके अपने घोड़ों को ईड़ लगाकर मैदान के दूसरे सिरे पर कमिश्नर के बंगले के पास पहुंच जाती थीं। बूढ़ा कमिश्नर भी गालिबन उन्हीं के इंतज़ार में अपना पीला ड्रेसिंग गाउन पहनकर सुबह सवेरे लॉन में निकल आता था और अपने माली के साथ मिलकर बागबानी के शुगल में वक्त गुजारा करता था। वो इस इलाके का सबसे बड़ा अफसर था, इसलिए रानो और टोनो भी उसके साथ ज़्यादा देर तक बातें किया करती थीं। नथानगर की रिपोर्ट के मुतल्लिक़ कमिश्नर से डांट खाने के चंद रोज़ बाद एक सुबह मैंने रानो और टोनो के दर्शन करने के लिए अपने कमरे की खिड़की खोली तो सामने वाला मैदान बिल्कुल खाली था। न पीपल के दरख्त तले पुजारियों की मंडली थी, न कसरती नौजवानों का जमघटा था, न भारी भरकम लालू और हाँफती हुई लालियों की कतार थी। कमिश्नर के लॉन में भी कोई पीला ड्रेसिंग गाउन गुलाब के पौधों पर झुका हुआ दिखाई न देता था। सूरज निकल आया लेकिन रानो और टोनो के घोड़े किसी भी जानिब से नमूदार न हुए। मैं तैयार होकर अपने दफ्तर पहुंचा तो कचहरी में भी मुकदमाबाजों का कोई ख़ास रश न था। वकील वकला भी खाल खाल नज़र आते थे। मेरा पेशकार भी गैर हाजिर था। कुछ अर्सा बाद मेरा कोर्ट इंस्पेक्टर चंद कागजात लेकर आया तो उसने मुझे बताया कि कल रात नथानगर में हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया है। अब नथानगर में कर्फ्यू और भागलपुर में दफ़ा 144 नाफिस है।
इस वजह से कचहरियाँ बेरौनक हैं। नथानगर में फसाद की खबर मेरे दिल ने इस तरह वसूल की जैसे माह सियाम का अवलीन रोज़ादार हलाल ईद की को खुशामदीद कहता है। मेरे नफ्स की सारी कमीनगी मिस्र तो इमसाद के थपेड़ों से जोश खा खा कर समंदर की लतीफ़ झाग की तरह मेरे वजूद पर छा गई। ब्यूरोक्रेसी का बेनाम सा पिल्ला जो खुफिया तौर पर मेरे अंदर ही अंदर परवरिश पा रहा था, एकदम अंगड़ाई लेकर जवान हो गया और दुम अकड़ा कर छाती फुलाकर थूथनी उठाकर बाउले कुत्ते की तरह बेतहाशा भूं भूं करने लगा कि देखा फिर मैंने पहले ही कहा था। नथानगर की गलियों में खून तो नहत्ते मुसलमानों का बहा था, लेकिन इस फतह और नुसरत का सारा सेहरा मेरी अना फ़कत अपने ही सर बांधने पर मुसिर थे। मस्जिद में तरावी पढ़ते हुए नमाजियों पर हमला तो नशे में चूर मुसल्ला लाठियालियों ने किया था, लेकिन मेरा फूला हुआ नफ्स कुछ इस तरह दून की ले रहा था, गोया ये सब उसके अपने ही बाएं हाथ का खेल हो। सरकारी ऐलान के मुताबिक इस फसाद में 4 मुसलमान शहीद और एक लड़की अगवा हुई थी। इस खबर से मुझे कदरे मायूसी हुई। कमिश्नर और कलेक्टर और डीआईजी और एसपी के सर पुरगुरूर को नीचा दिखाने के लिए मुझे तो इससे कहीं ज़्यादा कश्त खून की ज़रूरत थी। नथानगर के इस एक वाक़या ने मेरी ज़ात को अफसराना वक़ार की भट्टी में तपाकर ब्यूरोक्रेसी की उस रवायती मशीन में बाज़ाब्ता फ़िट कर दिया जो हसद और रकाबत और कशाकशी और ज़िद्दी के तेल से चलती है, और जिसमें अनफास और अमलाक और नमूस का नुकसान एहसास के पैमाने से नहीं नापा जाता, बल्कि 4 कत्ल, 1 अगवा, 12 खंजर जनियाँ, 8 आतिशज़दियों का हिसाब जोड़कर अदाद-ओ-शुमार के गोशवारों में ढाल दिया जाता है। मुझे बड़ी तवक्को थी कि जब कमिश्नर और कलेक्टर और डीआईजी और एसपी कल क्लब में आएंगे तो मेरे साथ आंखें चार करने से शर्माएंगे और कतराएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी नक्श बर आब साबित हुई। ये हजरात बदस्तूर क्लब आते थे, टेनिस, बिलियर्ड और रिम खेलते थे, कोई है के नारे लगाकर विस्की और जिन और रम मंगवाते थे और एक दूसरे के साथ हस्बे दस्तूर ही हा करते डिनर के वक्त अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते थे। इन्हीं दिनों एक रोज़ कमिश्नर ने नथानगर की मुतनाज़ा सिल्क फैक्ट्री का संग बुनियाद भी रख दिया। राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद झंझनिया ने बार फंड में 1 लाख रुपए का ग्रां कदर अतिया दिया और मुकामी पुलिस की हिफाजत में फैक्ट्री की तामीर का काम बिनवाने शाइस्ता शुरू हो गया। नथानगर के फसाद की फाइल तो बहुत जल्द दाखिल दफ्तर होकर ताके नसियाँ की जीनत बन गई, लेकिन मैं अपनी मुस्तरदशुदा रिपोर्ट को बड़ी एहतियात से सीने से लगाए बैठा रहा। डीआईजी और एसपी तो निस्बतन कम तालीम याफ्ता और टॉमी टाइप के रवायती पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन कमिश्नर और कलेक्टर दोनों बड़े शाइस्ता, मुहज़्ज़ब, बावकार और पढ़े लिखे आदमी थे। कमिश्नर बड़ा संजीदा तारीख दान था और फुर्सत के औकात में खूबसूरत मुसव्वरी करने का शौकीन था। कलेक्टर फ़लसफ़े का तालिब इल्म था और इंसानी और अखलाकी इक़दार पर उसकी बड़ी गहरी नज़र थी। क्या सचमुच उन्हें इस बात का ईमानदारी से यकीन था कि नथानगर में हिंदू मुस्लिम फ़साद का ख़दशा महज़ मेरा फ़र्ज़ी वाहमा था? क्या पुलिस की रिपोर्टों ने वाकई उनकी आंखों पर ऐसी मजबूत पट्टी बांध दी थी कि उन्हें इस फ़साद का शायबा तक बिल्कुल नज़र ही ना आता था? क्या कुछ ऐसी दूसरी मसलहतें थीं जिनकी वजह से वो इस सूरत हाल को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे थे? कुछ अर्सा तो ये सवालात कांटे की तरह मेरे दिल में खटकते रहे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ अफसरों के साथ काम करने का तजर्बा बढ़ता रहा, वैसे वैसे इन सवालों के जवाब भी खुद ब खुद मिलते गए। अंग्रेज़ अफसर अपनी ज़ात में कितने ही मुहज़्ज़ब और मुतमद्दन और मुनसिफ़ मिजाज और बाअखलाक क्यों ना हों, उनके सामने एक और फ़कत एक नस्बुल-ऐन होता था, वो ये कि हर हालत में, हर तरह से, हर सतह पर ब्रिटिश राज का इस्तेहकाम और बालादस्ती बरकरार रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद अच्छी अच्छी तसानीफ़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो अगली किस्त के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।